स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल में एक लास्ट न्यूमेरिकल होगा जिसमें हम नंबर ऑफ़ यूनिट सेल फाइंड आउट करेंगे इन द गिवन वेट ऑफ द एलिमेंट में। देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं, वेट ओवर में एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। आपको पता है कि ये जो रिलेशन है, ये ऊपर वाला जो रिलेशन है, ये आपको जो है नंबर ऑफ एटम्स या आयंस प्रोवाइड करेगा इन गिवन वेट। ठीक है, इसको आप नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकल से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पॉसिबल जितनी भी होंगी इन द गिवन वेट ऑफ द एलिमेंट में प्रोवाइड कर देगा। इसलिए आप इसको अंडरस्टैंड भी कर लीजिएगा। ये आपको पता है, ये वेट ओवर में एटॉमिक मास जो है मोल को रिप्रेजेंट करता है। इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर ऑफ एटम्स और आयंस प्रोवाइड करेगा इन द गिवन वेट ऑफ द एलिमेंट। सपोज 10 ग्राम या 9.2 ग्राम, वहाँ पे शायद क्वेश्चन होगा 9.2 ग्राम सोडियम गिवन होगा, तो आपको पता ही है कि भाई 9.2 डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास इनटू में एवोगैड्रोज नंबर, और वहाँ पर वो जिस भी टाइप का सेल बना रहा होगा उसी सेल के अकॉर्डिंग उसका जो है नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकल्स डेट इज उसका वैल्यू z ले लेना, और आप इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, फिर है देखो स्टूडेंट्स, आगे है आपको सीधा एक बीच का टॉपिक छोड़ देना है, वहाँ से सीधा जाना है आर्टिकल नंबर 1.10 पे। यहाँ पर मैं पैकिंग एफिशिएंसी को डिस्कस कर रहा हूँ। देखो आपको पता है कि जब भी हम यहाँ पर, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भाई जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो स्पेरिकल एटम से मिलके बना होता है, स्पेरिकल एटम से। अब देखो ये जो स्पेरिकल एटम जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इनके बीच में स्पेस रह जाता है, एम्प्टी स्पेस रह जाता है। तो ये जो ये स्पेस जो ये कवर कर रहे हैं, ठीक है, और जो स्पेस इसमें ऑक्यूपाई नहीं होता है, इसको हम जो है पैकिंग एफिशिएंसी की फॉर्म में स्टडी करते हैं। आप डायरेक्ट रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के लिए, 4/3 πr³ अपॉन a³ इंटू 100। अब देखो r तो जो है यहाँ पे एटम का रेडियस है, r तो आपका एटम का रेडियस है, और a क्या है, a बेसिकली आपका एज लेंथ है, a आपका एज लेंथ है। ठीक है, ये जो आप जो यूनिट सेल जो जनरेट करेंगे इसका एज लेंथ है, डेट इज a। ओके, अब देखो आप यहाँ पर a आपका क्या हो गया, एज लेंथ हो गया, ठीक है, और ये आपका रेडियस ऑफ एटम या आयन हो गया, रेडियस ऑफ एटम या आयन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो सिंपल क्यूबिक में आप a और r में रिलेशन कैसे निकालेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये कम्प्लीटली मैथ का कंसेप्ट है, तो इसमें केमिस्ट्री नहीं है, बट केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो सिर्फ हमें लोकेशन ही देखनी है। आपको पता है कि भाई हमारे पास सिंपल क्यूबिक में ये अरेंजमेंट है, दिस, तो आपको पता है कि यहाँ पे ईच कॉर्नर पे एटम होता है, और ईच कॉर्नर वाला एटम एडजेसेंट कॉर्नर वाले एटम के साथ को टच करता है। तो आपको पता है कि भाई ईच एटम का यदि सिमिलर टाइप के एटम्स हैं, यहाँ पे r है, तो हमारे पास a इक्वल टू सीधा हो जाएगा 2r। ठीक है स्टूडेंट्स, मैथ है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो फेस सेंटर क्यूबिक, देखो फेस सेंटर क्यूबिक में एक्चुअली में दिक्कत क्या होती है कि आपके पास कॉर्नर के जो पार्टिकल्स हैं ना वो टच नहीं करते हैं, कॉर्नर के पार्टिकल टच नहीं करते, वो एक बीच में एक पार्टिकल सेम साइज का आने की वजह से। ठीक है, तो इट मीन्स आप उसको यदि ऊपर से देखोगे, यहाँ से इसको देखोगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह से करके बनता है। ठीक है, ओके, तो ये इस तरह से करके बनता है, ये हो गया आपके सामने ये वाला। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से हम जो है a और r में रिलेशन कैसे निकालेंगे। देखो a और r में रिलेशन निकालने के लिए हमें जो है यहाँ पर डायगोनल को लेना पड़ेगा। आपको पता है ये भी a होगा और ये भी आपका a होगा। जो ये डायगोनल है यहाँ पर जो है ना एटम्स टच करेंगे, यहाँ पर एटम्स टच करेंगे। ठीक है, तो एटम्स टच करेंगे, जो आपका डायगोनल होगा वो आपका 4r होगा, 4r। ठीक है, और आप इसमें ये रिलेशन क्या लगा दोगे, ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, तो इसमें क्या लगाओगे, a² + a² इक्वल टू d का स्क्वायर। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से d इक्वल टू 4r रख के आराम से जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जब हम आएंगे तो आपको पता है स्टूडेंट्स, बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल लाई करेगा, बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल लाई करेगा, बॉडी के सेंटर में,
हमें उसको एज ए यानी कि बॉडी डायगोनल को लेना पड़ेगा, क्योंकि जो बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल लाई करेगा वो कॉर्नर पार्टिकल्स को टच करेगा। इट मीन्स जो पार्टिकल यहाँ पर होगा बॉडी के सेंटर में वो जो है कॉर्नर पार्टिकल्स को टच करेगा। तो इसमें हमें जो है बॉडी डायगोनल लेना होगा, और बॉडी डायगोनल को जो है हम यहाँ पर जो है यहाँ पर ये इस तरह से करके स्टडी करेंगे, यानी कि एक फेस का डायगोनल ले लेंगे ये वाला, और ये एज के साथ बॉडी डायगोनल के साथ राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट करेगा। तो अब आपको मालूम ही है कि भाई जो फेस का डायगोनल होता है, इट मीन्स इसको यदि रियल में देखा जाए तो ये होगा आपका ए स्क्वायर यानी कि ये वाला एज, ठीक है, और फेस का डायगोनल फेस डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू आपका बॉडी डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर आपका हो ही गया। फेस डायगोनल की वैल्यू आप जो है यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, और उसको रखोगे तो आप आराम से ए और आर में रिलेशन निकाल देंगे। और जो बी डी होगा यहाँ पे, जो बॉडी डायगोनल होगा वो टच करने की वजह से किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4R को रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इनकी सबकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेना। ए और आर में रिलेशन जो है जनरेट करके यहाँ पे रख देना, ए को आर से रिप्लेस कर देना, और आपके पास जो है पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड, परसेंटेज की फॉर्म में भी हो सकता है या फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है देखो स्टूडेंट्स, अब वापस आप आर्टिकल नंबर 1.9 पे आओगे तो यहाँ पर आपका हेडिंग होगा क्लोज पैकिंग। देखो स्टूडेंट्स, वैसे ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, बट 2D में तो ये अंडरस्टैंड किया जा सकता है, 3D में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये दो तरह की पैकिंग दिखा रहा है यहाँ पे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा कि दरअसल पार्टिकल जो नेक्स्ट लेयर होगी वो पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल बना के रखी जाएगी, दिस वन पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल के ऊपर रखी जाएगी, ठीक है। तो ये होगा आपका, ठीक है, ओके। तो एक और लेयर आप इसके ऊपर जनरेट कर सकते हैं, नो इशू, बट वो पार्टिकल के ऊपर ही होगी, ठीक है। ये टच नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा टच कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो टचिंग पार्टिकल्स हैं इनके सेंटर को ज्वाइन करो, इनको ज्वाइन करोगे तो ये जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाएगी, इसको दूसरे तरीके से भी, इसको सही तरीके से तो ऐसे करके अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि किसी भी एक पार्टिकल को आप सेंटर पे ले लो, सपोज ये पार्टिकल मैंने ले लिया, तो इसको टच करने वाले पार्टिकल्स को ज्वाइन करो, इट इज़, ये बेसिकली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा स्क्वायर क्लोज पैकिंग को, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें एक पार्टिकल को आपने सेंटर में ले लेना है, ठीक है। तो ये आपका जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो एक वर्ड, एक टर्म आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा क्या, वहाँ पे डिफाइन रीड कर लीजिएगा। जो डायरेक्ट टचिंग मेंबर्स होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। जैसे देखो ये वाला जो एटम है, इस वाले एटम को ले लीजिए, इसको इस एटम को कौन कौन टच कर रहा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अकॉर्डिंग, एक ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है और ये टच कर रहा है। इट मीन्स इसको 4 एटम्स टच कर रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। देखो जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आएंगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में फर्स्ट जो लेयर होगी उसके गैप में हम एटम्स प्लेस करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने गैप्स में एटम प्लेस कर दिए हैं, तो नेक्स्ट जो लेयर बनाएंगे वो इस सेकंड वाली लेयर के गैप में जनरेट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट लेयर के ऊपर हमने सेकंड लेयर रखा था, फिर थर्ड लेयर रखा था, तो ये ए टाइप का पैकिंग भी कहलाता है, ए टाइप का पैकिंग भी कहलाता है। बट यहाँ क्या है आपको पता है कि ये फर्स्ट लेयर को हम ए टर्म देते हैं तो सेकंड लेयर को हमें बी टर्म देना होगा। और आप देखोगे तो जो थर्ड लेयर होगी वो फर्स्ट लेयर के ऊपर आ रहा है, बट वो सेकंड लेयर के गैप में आ रहा है, ठीक है। तो इसको ए बी टाइप का पैकिंग भी बोलते हैं, ए बी टाइप का पैकिंग भी बोलते हैं। बुक में आप रीड कर लेना, ट्राई करना इसे अंडरस्टैंड करने की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कौन से टाइप का पैकिंग हो गया। यदि आप किसी भी एक एटम को सेंटर में ले लेते हो सपोज इसको, तो जब आप इसको टच करने वाले एटम्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास जो है हेक्सागोन क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाती है,
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाती है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसको डायरेक्ट इस वाले सेंटर वाले एटम को जो डायरेक्ट टच कर रहे हैं वो हमारे पास टोटल 6 एटम्स आ रहे हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है। देखो स्टूडेंट्स 3D को कोशिश कर लीजिएगा। 3D में आपको पता है किसके ऊपर लेयर रखी जाएगी, उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इमेजिन करके देख लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है मतलब 3D के अंदर, वो है हमारा वॉइड। वैसे तो देखो जो यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो हम लेयर बना रहे थे, इस वाली जगह पे हम लेयर बना रहे थे और इसके ऊपर सपोज हमने यहाँ पे रख दिया था, तो ये बीच का जो स्पेस था, जो एम्प्टी स्पेस था, इसी को हम क्या बोल रहे थे, वॉइड बोल रहे थे। ठीक है, तो वॉइड स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है 2 टाइप का स्टडी करोगे आप, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में बेसिकली क्या होगा कि जो फर्स्ट लेयर का जो फर्स्ट और सेकंड लेयर का जो गैप, फर्स्ट लेयर के गैप में जो पार्टिकल रखा गया था, इस गैप के ऊपर पार्टिकल रखेंगे। ये जो नीचे गैप था इसके ऊपर पार्टिकल रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसके नीचे जो स्पेस होगा तो इसमें नीचे वाले पार्टिकल्स का सेंटर ज्वाइन कर देंगे, तो ऊपर वाले पार्टिकल का सेंटर ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से करके जो है ये टेट्राहेड्रल बन जाता है। तो याद रखना है टेट्राहेड्रल वॉइड को के कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, यानी कि 4 एटम्स उसको सराउंड करते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में एक्चुअली में क्या होगा कि जब आप फर्स्ट ये जो लेयर जो आपने फर्स्ट लेयर जनरेट की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, और आपने जो है इस तरह से करके यहाँ पर नेक्स्ट जो लेयर डाली थी, अब यहाँ पर देखो ये वाला जो वॉइड है इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं रखना। जैसे हमने यहाँ इसमें टेट्राहेड्रल में रख दिया था, वहाँ पर हमने यहाँ पर एटम रख रहे हैं, यहाँ पर इट मीन्स इस वाले को जो है, इस वाले वॉइड को 3 एटम जो है नीचे सराउंड कर रहे थे और 3 ही एटम ऊपर से सराउंड कर रहे थे। तो ये इस तरह का ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हो जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड को सराउंड करने वाले यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6 रहेगा। ओके, और देखो 3D के अंदर थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेना, 2 तरह की पैकिंग आपको याद रखनी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ABC टाइप का अरेंजमेंट होगा और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपका AB टाइप का अरेंजमेंट होगा। स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, वैसे इतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा इमेजिन करके देख लेना, थोड़ा रीड कर लेना। ये बुक में से रीड करोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जब 3D में दिक्कत आए तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सिर्फ वॉइड है, और वॉइड में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो हमारे काम आएगी। वॉइड में देखो, एक तो ये याद रखना है कि किसी भी अरेंजमेंट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने होंगे। पहले तो ये याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 2 × Z। Z क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकल्स, ट्वाइस ऑफ द Z। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकल्स। याद होगा जो नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकल हमने कहाँ निकाले थे, याद करो, हमने सिंपल क्यूबिक में भी निकाले थे। ये देखो मैंने यहाँ पर निकाले थे, बॉडी सेंटर में कितना आ रहा था, Z जो है 2 आ रहा था, और फेस सेंटर क्यूबिक में कितना आ रहा था, 3 + 1 = 4 आ रहा था। ये आपका Z आ रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो ये Z जो है नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकल है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के इक्वल होगा, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड = ट्वाइस ऑफ Z होगा। अब देखो मैं इसमें एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर देता हूँ, आजकल ये न्यूमेरिकल बहुत आ रहे हैं एंट्रेंस वगैरह में भी। एक कंपाउंड है AB से बना हुआ है, बट उसमें B तो HCP बनाता है और A जो है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब हमसे वो है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड पूछ रहा है। देखो स्टूडेंट्स, अब HCP के मामले में हमने तो Z डिस्कस नहीं किया, हमने तो Z नहीं निकाला, तो ये क्वेश्चन जो वॉइड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, स्ट्रेट हो जाते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट जो है इसका Z यानी कि नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकल X है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकल क्या हो गए, X, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, B की वैल्यू हो गई। अब जो है कौन से वाले वॉइड चाहिए हमें, टेट्राहेड्रल वॉइड चाहिए, और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, अभी ऊपर डिस्कस किया था, ट्वाइस ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकल। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x। लेकिन ऑक्यूपाइड कितने हैं, सारे थोड़ी ऑक्यूपाइड हैं, ऑक्यूपाइड कितने हैं, ऑक्यूपाइड है हमारे पास 2/3। तो हम क्या करेंगे, 2/3 × 2x कर लेंगे। ये हमारा किसका वैल्यू होगा, A का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू होगा, हमारा A का। तो देखो A कितना आ गया हमारे पास, A आ गया 4x/3, ओके,
और b कितना आ गया हमारे पास x, x से x कट जाएगा और हमें रेशियो में लिखना होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा A4B3, ये आपका फार्मूला आ जाएगा। स्टूडेंट्स सारे न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ओके। वॉइड वाले बस ध्यान रखना कि ऑक्यूपाइड क्या है और सीधा सीधा ये कंसेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। एक और चीज़ देखो, मैं इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, एंट्रेंस के लिए स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर एंट्रेंस, बोर्ड वगैरह में कोई टेंशन नहीं है, ना ही ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। बोर्ड में तो सीधे न्यूमेरिकल आएंगे, या तो फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें फार्मूला पूछेगा वो नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकल्स के बेस पे, या दूसरा या फार्मूला पूछेगा वो वॉइड्स के बेस पे, ठीक है। एक डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल है इसमें जो थर्ड टाइप का है, बाकी कोई न्यूमेरिकल नहीं है और सीधा पेपर में आते हैं, ठीक है। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन ऑफ वॉइड याद कर लेना 3D के अंदर, ठीक है ना। कि जैसे देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई वो इस तरह से करके उसने स्ट्रक्चर दे रखे होंगे और ये रिटेन इन मेमोरी में लिखा होगा, ठीक है। भाई यहाँ पर कौन से वॉइड होते हैं, फेस के सेंटर में कौन सा है, ठीक है ना, एज के सेंटर में। तो ये ध्यान कर लेना कि ये वॉइड, लोकेशन ऑफ वॉइड्स याद कर लेना, क्योंकि बच्चे 3D का कंसेप्ट है तो थोड़ा सा बाद में ना फिर इमेजिन करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। अदरवाइज आपको इमेजिन करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक के न्यूमेरिकल कर लेना, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है रेडियस रेशियो रूल करेंगे, जो मोस्टली एंट्रेंस में ही आता है, स्कूल वगैरह बोर्ड वगैरह में नहीं आता है, और एक डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, डेट्स इट।